नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ही जल वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं? नदी का, जलप्रपात का, वर्षा की रिमझिम बूंदों का, फिर जो नल से निकलता है जल, उसके बारे में हम क्या करते हैं? सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बारिश में कागज की नाव बनाकर जब तैराते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बहुत खुश हो जाते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है और जैसे ही दोपहर होता है तो जो वर्षा का जल होता है वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है, जो गड्ढे में जमा रहता है। वह जल कहाँ चला जाता है? तो ये सोचने वाली बात है कि वो जो जल गायब हो जाता है वो कहाँ चला जाता है। सूर्य के ताप के कारण जब जल वाष्पित हो जाता है, सूर्य के ताप के कारण जब क्या होता है? जल का वाष्पीकरण हो जाता है। सूर्य का जब ताप पड़ेगा जल पे तो वह गर्म होगा और गर्म होकर के वाष्पीकरण होगा और वह वायुमंडल में चला जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और जैसे ही वो जल ठंडा होता है तो ठंडा होकर के क्या होता है? संघनित होता है। संघनन के बाद वो बादल बन जाता है। यहाँ से यह वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। उसके बाद से जब बादल बन जाता है तो ये धरती पे पुनः किस रूप में आता है? या तो वर्षा के रूप में आएगा या फिर हिम के रूप में आएगा, यानी बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उस रूप में आता है, या फिर सहिम वृष्टि यानी कि हिम के साथ वर्षा, वर्षा के साथ ओला वृष्टि भी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सहिम वृष्टि कहते हैं। वह धरती पर आता है या फिर समुद्र पे गिरता है, या तो धरती पे गिरेगा नहीं तो समुद्र पे गिरेगा। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है। इस प्रक्रम के द्वारा क्या करता है? जैसे बादल बना, संघनन हुआ, संघनन के बाद बादल बना, बादल बन करके फिर वो वर्षा के रूप में धरातल पे आया, फिर वो वाष्प, ऐसे ये क्या चलता है? चक्र चलता रहता है जल का। उसको जल चक्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है? थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, जो जल शताब्दियों पर पहले क्या था? उपस्थित था, वही जल आज भी मौजूद है। वही क्या है? आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, जिस जल का हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? सपोज उदाहरण के लिए हरियाणा में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कि वह सैकड़ों वर्ष पहले कहाँ होगा? अमेजन नदी में बहता होगा, जिसका हम आज हरियाणा, इंडिया में हरियाणा में यूज कर रहे हैं। वो सैकड़ों वर्ष कहाँ होगा? अमेजन नदी में बह रहा होगा। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। अलवण जल यानी जिसमें लवणता की मात्रा नहीं होती, लवणता नहीं होती है, मृदु जल होता है। तो ऐसे जल ताल में होंगे, नदी में होंगे, सोते जो होते हैं, जल के सोते होते हैं उनमें होंगे, या फिर हिमनद के रूप में होते हैं। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। महासागर और समुद्र का जो जल होता है वह कैसा होता है? लवणीय होता है।
इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसमें क्या होता है, अधिकांश जो खनिज की मात्रा होती है, जो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक है, जिसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, खाने में करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। शब्दावली: थलशाला यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। छोटा सा घर होता है, उसमें जो पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थलशाला कहते हैं। क्रियाकलाप: अपनी थलशाला बनाएं। थलशाला, ये जार में थोड़ा सा मिट्टी है, इसमें पानी डाल करके और इसमें ये प्लांट लगाए गए हैं छोटे छोटे। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। क्या करें, एक जार में मिट्टी लें, उसमें भर दें थोड़ा सा, 1/4 1/4, और उसके बाद से उस मिट्टी को क्या करें, अच्छे से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। इसके ऊपर क्या करें, ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं और उसके बाद क्या करें, सबसे जो बड़ा पौधा है उसको पहले लगाएं। तदुपरांत उसके बाद उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। उसके बाद से उसके चारों तरफ छोटे छोटे पौधे को क्या करते हैं, एडजस्ट कर दें, व्यवस्थित कर दें। इसमें जल की फुहार छिड़कें और उसके बाद से क्या करें, जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें और उसके बाद से जल की फुहार छिड़कने के बाद हम क्या करेंगे, जार को बंद कर देंगे। पत्तियों एवं मिट्टी के कारण वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तब हम ये देखते हैं, जो पत्तियां हैं, ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं, पौधे हैं, इनकी जो पत्ती है उससे जल क्या होता है, संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। विश्व प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियां। विश्व प्रसिद्ध प्रमुख समुद्र है, झीलें एवं नदियों का इसमें विवरण दिया गया है। ये उत्तरी अमेरिका, इसमें ये ग्रेट वियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, इस साइड ये विनिपेग झील है, ये सुपीरियर झील है, ये ह्यूरन झील है, और ये मिशिगन नदी है। साल्ट लेक सिटी है, फिर ये कैरिबियन सागर है, फिर यहाँ पे ये देखिए अमेजन नदी दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। इधर ये प्रशांत महासागर को दिखाया है। ये मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी अटलांटिक महासागर। फिर यहाँ पे दिया है आर्कटिक सागर दिया हुआ है, ये दबूनी नदी है, ये काला सागर है और ये भूमध्य सागर है। फिर यहाँ पे कैस्पियन सागर है, ये वांगो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। यहाँ पे ये लाल सागर है, फिर ये नील नदी है जो मिस्र में बहती है। विक्टोरिया झील है, यहाँ पे इस झील को क्या कहते हैं, विक्टोरिया झील है। ये कांगो नदी है, ये ऑरेंज नदी है, ये हिंद महासागर है। फिर ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है, ये दक्षिणी चीन सागर है, ये पूर्वी चीन सागर है, ये कर्क रेखा है, प्रशांत महासागर है, कोरल सागर है, ऑस्ट्रेलिया है, डार्लिंग नदी है। जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है
तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? 3/4 क्या है? जल है। उसके बाद भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण प्रतिशत दिया गया है। 3/4 जल तो है, लेकिन संपूर्ण जो जल है वो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, इसीलिए हमें पृथ्वी पर जो जल है उसकी कमी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रयोगजनक जल है वो उसकी मात्रा कम है। अब देखिए यहाँ महासागर 97.3%, टोटल जल का 97.3% क्या है? महासागरीय जल है। बर्फ छत्र के रूप बर्फ के रूप में जो है वो 2.0, भूमिगत जल जो है वह 0.68% है। झीलों का अलवण जल, जो झीलों का अलवण जल है वह कितना है? 0.009। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें, स्थल के ऊपर जो समुद्र है वो और जो नमकीन झीलें हैं उनका परसेंटेज कितना है? 0.009। वायुमंडल में जो उपस्थित जल है उसका परसेंटेज है 0.00819, और जो नदियां हैं इनका है 0.001%। इन सबको जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, 100%। साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप, ये बॉक्स में क्रियाकलाप दिया गया है, कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। 2 लीटर जल लें। मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। 2 लीटर जल ले लें और इसी जल को क्या मान लें कि टोटल पृथ्वी पर यही संपूर्ण जल है की मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। अब जो बर्तन है उससे 12 चम्मच 12 चम्मच क्या करेंगे? जल को निकाल करके दूसरे कटोरे में रख देंगे। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल अलवणीय जल को दर्शाता है। जब बर्तन से बाहर जो जल है वही क्या है? अलवणीय जल है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। लवणीय जल है, सॉरी, लवणीय जल है जो महासागर एवं समुद्र में, मतलब 12 चम्मच जो जल है वह क्या है? अलवणीय है, और जो बाकी शेष सारे जो जल है वह क्या है? लवणीय है, जो महासागर और समुद्र में पाए जाते हैं। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता, और जो लवणीय जल होता है वह हमारे यूज के लायक नहीं होता है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। लवणीय जल जो है वह कैसा होता है? नमक युक्त, मतलब नमकीन लगता है, खारा होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल। अब जो बाहर कटोरे में जो 12 चम्मच जल रखा गया है, पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है, और वह जल जो है वह क्या है? अलवणीय जल को दर्शाता है। पूरे पृथ्वी पर जितने अलवणीय जल है उसकी मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। तो इससे, इस आंकड़े को देखने से ये खुद समझ में आ जाता है कि हम कितनी जल का उपभोग कर सकते हैं।
9 चम्मच बर्फ छत्रक, 2 चम्मच भौम जल यानी भूमि का ग्राउंड वाटर जो हो गया, और फिर 1/2 चम्मच अलवण जल की झीलें, और आधा चम्मच क्या हो गया, झील हो गया। 1 बूंद नदियां, नदियों का जो जल है उसको 1 बूंद मान ले। अलवण जल का वितरण, ऐसे अलवणीय जल का ये वितरण हो गया। फिर जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। जब हमें प्यास लगती है तो हम चाहे कुछ भी पी लें, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती है। सिर्फ एक जल ही है जो हमारी प्यास को क्या कर सकती है, बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? कि अगर हम लापरवाही से यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक बहुत बहुमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसे संसाधन को, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता जो है वह 1000 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है उसी को लवणता। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर की जो लवणता है वह कितना है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। क्या आप जानते हैं इजराइल में मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण की कुछ विधियां सुझाएं अपने घर में, स्कूल में। महासागरीय परिसंचरण, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलीन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, सब कुछ मनमोहित करने वाला प्रतीत होता है। ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं, हमारे मन को मोह लेती हैं। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। ताल और झील का जो जल होता है वो कैसा होता है, शांत होता है, जबकि महासागर का जो जल होता है वह हमेशा गतिमान रहता है, उसमें गति होती रहती है। यह कभी शांत नहीं रहता, और ये जो जल है वो कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। इनको किस किन रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या आप जानते हैं 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। इस तरीके से चैप्टर लंबा है, तो आगे का जो शेष भाग है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।